हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय वर्मा सर। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम समझने वाले हैं दैट इज़ द एरिया वेक्टर। ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टूडेंट इस टॉपिक में हमें जो अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आगे के जो कंसेप्ट है, जो कि आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस टॉपिक को समझने में हमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो ये टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट इस टॉपिक का आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। सो चलो शुरू करते हैं टॉपिक एरिया वेक्टर। स्टूडेंट, आप लोगों ने एरिया पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ ए प्लेन सरफेस। सो एरिया क्या होता है? एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ नो डायरेक्शन। बिल्कुल उसी तरह से ब्रेड्थ भी स्केलर है। तो फिर एरिया क्या है? एरिया स्केलर है या वेक्टर है? स्टूडेंट, एरिया स्केलर भी है और वेक्टर भी है। ठीक है, ऐसा कैसे? तो फिजिक्स की कुछ ब्रांच में, जैसे कि मैकेनिक्स हुई, थर्मोडायनेमिक्स हुई, ठीक है, हीट थर्मोडायनेमिक्स में ही आता है। सो इन सब ब्रांचेस में एरिया को एज अ वेक्टर नहीं लिया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने 11th में काफ़ी बार एरिया से रिलेटेड स्टडी किया है, एरिया वर्ड काफ़ी बार आया, बट क्या अभी तक हमने एक भी बार एरिया को वेक्टर लिया था? नहीं लिया था। 12th में आने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी में आने के बाद हम एरिया स्केलर है या वेक्टर है ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं कि एरिया स्केलर है या वेक्टर है? तो स्टूडेंट, फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस ऐसी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें सरफेस का ओरिएंटेशन मैटर करता है। ठीक है, जो सरफेस है, फॉर एन एग्जांपल ये मेरे हाथ में एक पेपर है, ये एक सरफेस है। तो इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है या इस तरह से रखा हुआ है या इस तरह से रखा हुआ है या इस तरह से रखा हुआ है, मतलब उसका जो ओरिएंटेशन है, उसकी जो अरेंजमेंट है, उसका जो अलाइनमेंट है, वो किस टाइप का है, उससे फर्क पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन कि इज एरिया अ स्केलर और वेक्टर। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में एरिया इज कंसिडर एज अ वेक्टर। सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि कोई भी वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो अगर कोई सरफेस है तो उस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है, उस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है और उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग हियर। ओके, many times orientation of surface matters। आप ये भी लिख सकते हो important, and there area is taken as a वेक्टर। सो कौन सी दो ब्रांचेस में एरिया को एज अ वेक्टर देखा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एरिया वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी? सो एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटिंग
any surface is in a outward direction taken normal to the surface। कोई भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो उस सरफेस को आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल होता है, मतलब सरफेस को नॉर्मल भी होता है और आउटवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। फॉर एन एग्जांपल, ये एक सरफेस है, दिस इज द प्लेन सरफेस, टू डायमेंशनल सरफेस, ठीक है। डेल्टा एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ दिस सरफेस, दिस इज द एरिया एलिमेंट। आप इसको सरफेस भी बोल सकते हो, सरफेस एलिमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। आई कॉल इट एज सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट मतलब सरफेस का पार्ट, ठीक है। ओके, सो वी हैव अ सरफेस एलिमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट इज डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट ऑफ सरफेस। इन शॉर्ट, जो सरफेस है उस सरफेस का जो एरिया है दैट इज डेल्टा एस। सो एज आई सेड, द एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटिंग एनी सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल टू द सरफेस एंड इन अ डायरेक्शन आउटवर्ड द सरफेस। सो इस डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, यूनिट वेक्टर एन कैप। सो ये एन कैप क्या है? एन कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, vector delta S, this is the area vector representing the surface, area vector representing surface। okay, so एक बार फिर से, we have a planar surface, the magnitude of area of that surface is delta S. Here we have taken a unit vector. This unit vector n cap is in a direction normal to the surface and in a outward direction. For an example, अगर इस तरह से सरफेस है, ये जो सरफेस है वो ये पेपर है, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में, एंड इट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब ये जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस को ऐसे नॉर्मल होगा। ये एरिया वेक्टर और सरफेस के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। ओके, लाइक दिस। जैसे यहाँ पर आप शो कर सकते हो कि ये जो सरफेस है ये एंगल है 90 डिग्री, राइट। सो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, वेक्टर डेल्टा एस इज अ एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द सरफेस। सो वी कैन राइट एन कैप। We know how to write the unit vector. Unit vector means any vector divided by its magnitude. So this is vector delta S upon delta S. So we can write vector delta S is equal to delta S into n cap. So all area vector can be represented by this form. एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, ठीक है। हो सकता है कि आगे जाके हम एस के प्लेस पर कोई दूसरा नोटेशन यूज़ करें। फॉर एन एग्जांपल, एस के प्लेस पर हम स्मॉल ए या कैपिटल ए भी ले सकते हैं, बट इन जनरल दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए एरिया वेक्टर, राइट। सो वी हैव अंडरस्टूड how to denote the area vector representing any surface. You can note down this.
Now student, the area vector which I have explained you, it is for the planar surface, it is for the two-dimensional surface. But suppose if we have a curved surface, then how to represent the area vector of that curved surface, that we also understand. So look here, suppose there is a curved surface like this. ये एक कर्व सरफेस है. ओके, यू कैन ट्रीट इट एज अ मैंगो. आप लोगों ने मैंगो सब ने देखा हुआ है कि जो मैंगो होता है उसकी सरफेस कैसी होती है, कर्व होती है. ओके, सो वी हैव सम कर्व सरफेस. नाउ ऑन दिस सरफेस कंसीडर द सरफेस एलिमेंट. एक सरफेस एलिमेंट जो कर्व सरफेस है उसके ऊपर हमने क्या कंसीडर किया है, एक सरफेस एलिमेंट कंसीडर किया है. एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस. और ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया है दैट इज डेल्टा एस. सो अगेन वी कैन यूज द सेम फॉर्मूला विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. वेक्टर एन कैप is equal to vector delta s upon delta s. Understand, ये जो n cap है, n cap is a unit vector in a direction normal to the surface. और ये जो vector delta s है, it is the area vector of the surface. ये n cap की डायरेक्शन और vector delta s की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं. कौन से डायरेक्शन में? in a direction normal to the surface एंड इन अ आउटवर्ड डायरेक्शन. जो एरिया वेक्टर होता है वो कभी भी इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता है. ओके, सो इन दिस वे वी कैन शो द एरिया वेक्टर ऑफ एनी सरफेस. ठीक है, सो यू कैन नोट डाउन दिस, द एरिया वेक्टर फॉर द प्लेन सरफेस एंड द एरिया वेक्टर फॉर द कर्व सरफेस. ओके, फ्लक्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द फ्लक्स. स्टूडेंट, हैव यू हर्ड दिस वर्ड फ्लक्स आज से पहले? यस, हमने सुना है. क्लास 11 में इन द चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स देयर वाज अ टॉपिक, एंड इन दैट टॉपिक कौन सा टॉपिक था? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. एंड इन दैट टॉपिक वी यूज द वर्ड वॉल्यूम फ्लक्स. So what is this flux that we understand? यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टडी करने वाले हैं, बट पहले फ्लक्स को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं. फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ सम क्वांटिटी थ्रू गिवन सरफेस. गिवन सरफेस में से किसी क्वांटिटी का जो फ्लो होता है उस रेट ऑफ फ्लो को कहते हैं फ्लक्स. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. सो सपोज देयर इज सम सरफेस, दिस इज द सरफेस. The area of this surface is ds, right? Now this surface is kept perpendicular to flow of water. This is the flow of water, right? The water is flowing normally through this surface. The velocity of the water normal to the surface is vector v, right? This is the surface of area ds. देखो मैं आपको समझाता हूँ. सरफेस किस तरह से है? सरफेस इस तरह से, ये जो आपको दिख रहा है ये एक सरफेस है, एंड दैट सरफेस इज लाइक दिस. ठीक है, एंड द फ्लो ऑफ वाटर इन दिस डायरेक्शन, मतलब वाटर ऐसे
सरफेस में से एंटर कर रहा है, सरफेस में एंटर कर रहा है और यहाँ से निकल रहा है। सो फ्लो ऑफ वाटर इज नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो पेन मैंने जिस डायरेक्शन में पकड़ के रखी है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर इस पेन के डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके, ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया है ds। तो सरफेस का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है, वो एरिया वेक्टर भी सरफेस को नॉर्मल होता है। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर वो भी इस सरफेस को नॉर्मल होगा। सो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस पेन, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो भी सेम डायरेक्शन में होगा, राइट। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एंड द एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस, वेक्टर ds is the area vector of the surface, both are in the same direction. Now here we are defining the volume flux, जो कि हमने 11th में ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। वॉल्यूम फ्लक्स which is also known as rate of flow of water, rate of flow of liquid in short, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज दिस वॉल्यूम फ्लक्स? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड flowing out normally through given surface in unit time is called volume flux. Volume flux also known as the rate of flow of water. स्टूडेंट एक बार फिर से समझते हैं। एक सरफेस है, द सरफेस इज केप्ट नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है इस पेन के डायरेक्शन में, और सरफेस को उसके नॉर्मली अरेंज किया है। तो इस सरफेस में से लिक्विड फ्लो आउट करेगा, सरफेस में से लिक्विड बाहर निकलेगा, राइट। तो वॉल्यूम फ्लक्स क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट नॉर्मली थ्रू द सरफेस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लक्स, जिसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी कहा जाता है, ठीक है। सो सी हियर वॉल्यूम फ्लक्स। तो वॉल्यूम फ्लक्स क्या है? वॉल्यूम फ्लक्स मीन्स वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। मतलब लिक्विड का जो वॉल्यूम इस सरफेस में से निकलता है यूनिट टाइम में, उसको कहते हैं वॉल्यूम फ्लक्स, रेट ऑफ फ्लो। ओके, सो वी हैव दिस। नाउ वॉल्यूम, स्टूडेंट वॉल्यूम क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हो कि वॉल्यूम इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और डिनोमिनेटर में टाइम तो है ही, सो डिवाइड बाय टाइम। एरिया, व्हाट इज द एरिया? एरिया इज ds, सो ds, राइट, मल्टीप्लाई बाय लेंथ अपॉन टाइम। एंड लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, सो v, सो वी राइट v इंटू ds. So volume flux is given by this formula. Volume flux is equal to V into ds. Now here this formula for the volume flux is under the situation when the rate of flow or the flow of fluid is normal to the surface. मतलब सरफेस ऐसे है, जिस डायरेक्शन में मैंने मेरे हाथ को रखा है, सरफेस ऐसे है और फ्लो इस डायरेक्शन में है। तो उस सिचुएशन में
वॉल्यूम फ्लक्स का फॉर्मूला होता है V इंटू डी एस, राइट। बट सपोज इफ द सरफेस इज नॉट नॉर्मल टू द फ्लो, अगर सरफेस फ्लो को नॉर्मल नहीं है, फ्लो की डायरेक्शन वही है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज सरफेस इज लाइक दिस, सरफेस कुछ इस तरह से, इस तरह से, राइट। मतलब जैसे ये हाथ है मेरा, दिस इज अ सरफेस, तो पहले ऐसे थे, अब वो ऐसे है, इस तरह से, ठीक है। अर्लियर इट वॉज लाइक दिस एंड नाउ इट इज लाइक दिस। सो सपोज द सरफेस इज नॉट नॉर्मल टू फ्लो, इफ surface is not normal, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब सामान्य नहीं, इफ सरफेस इज नॉट नॉर्मल टू फ्लो, ठीक है। तो सपोज फ्लो इज इन दिस डायरेक्शन, पहले जैसा था बिल्कुल वैसे ही, ये फ्लो की डायरेक्शन है। सो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज वेक्टर v, velocity of the flow, and the area vector representing the surface, एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। देखो स्टूडेंट, पहले सरफेस ऐसी थी, इस फिगर में सरफेस वॉज लाइक दिस, तो एरिया वेक्टर ऐसे था, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। अब सरफेस इस तरह से है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर तो सरफेस के नॉर्मल ही रहेगा। एरिया वेक्टर पहले इस डायरेक्शन में था, बट अब सरफेस का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तो फिर एरिया वेक्टर का भी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। सो दिस इज वेक्टर डी एस। नाउ हियर वी हैव टू कंसिडर the angle between the area vector of a surface and velocity. So let us assume that angle is theta. Now what we have to do, we have to consider the component of this area vector in a direction of velocity. So vector ds का velocity के direction में component होगा ds cos theta. Okay. सो इस सिचुएशन में वॉल्यूम फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम फ्लक्स इज इक्वल टू v मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ds cos थीटा, ठीक है। जो केस 1 था हमारा, ये केस, उसमें हमने v इंटू डी एस लिया था, because velocity and area vector both were in the same direction, but now velocity and area vector they are not in the same direction, they are having a different direction. So velocity को तो हम v ही लेंगे, पर हम वेक्टर ds को ds नहीं लेंगे। वेक्टर ds का वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ds cos थीटा, हम उसे लेंगे। सो दिस इज v इंटू ds cos थीटा। बट स्टूडेंट आपको याद होगा कि v इंटू डी एस कॉस थीटा इज सिमिलर टू ए बी कॉस थीटा। याद आ रहा है आपको, क्लास 11 के अंदर हमने स्टडी किया है स्केलर प्रोडक्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज ए डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो है ये कुछ डॉट प्रोडक्ट जैसा है, v डी एस कॉस थीटा। सो इस सिचुएशन में फॉर्मूला होगा वेक्टर v डॉट वेक्टर डी एस। सो वी हैव अंडरस्टूड the meaning of flux, the meaning of volume flux, taking the example of flow of water. ये जो हमने अभी समझा, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था। हमें यहाँ पर समझना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले हमने इन जनरल फ्लक्स को हमने वाटर के फॉर्म में समझा। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज बेसिकली अ फ्लो ऑफ क्वांटिटी थ्रू अ गिवन सरफेस। तो वाटर का एक्चुअली में फ्लो होता है। सो एक्चुअल फ्लो का एग्जांपल लेके हमने फ्लक्स का कंसेप्ट समझा है, ठीक है। अब हम समझेंगे
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. यू कैन नोट डाउन दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन. ओके, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड. नोट डाउन दिस. So student, we have studied about the general meaning of flux. Flux क्या होता है? Flux means the flow of some quantity. हमने flux को समझा water के flow का example लेकर. Okay, अब हम हमारे main topic पर आते हैं जो कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, that is the electric flux. So what is the meaning of electric flux? Okay, I write the definition of electric flux. The electric flux through a given surface held मतलब kept in an electric field is a measure of number of electric field lines passing normally through a surface. What is the meaning of electric flux? The electric flux through a given surface held in an electric field is a measure of number of electric field lines passing normally through a surface. ओके स्टूडेंट, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस विच इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ. अगर कोई सरफेस है, फॉर एन एग्जांपल ये एक सरफेस है, राइट. अगर इस सरफेस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, राइट. सो इस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होती है, वो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दिस सरफेस, दैट इज नोन एज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस. तो स्टूडेंट बेसिकली अ फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स मतलब नंबर. रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू. फ्लक्स एक नंबर होता है. फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. तो फ्लक्स एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है. वो नंबर क्या होता है? वो नंबर होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी सरफेस को रखा है तो उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होती है, दैट इज नोन एज द फ्लक्स लिंक विद दैट सरफेस. सो फ्लक्स इज अ स्केलर. फ्लक्स स्केलर है, फ्लक्स नंबर है. इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस विच इज हेल्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो इसी से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि बेसिकली फ्लक्स क्या होता है. नाउ स्टूडेंट, वी विल बी डिस्कसिंग द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स इन 3 डिफरेंट सिचुएशंस. तो तीनों सिचुएशन को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. यू नोट डाउन दिस. First situation, plane surface
held normally in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलरेडी ये सिचुएशन हमने समझ ली है, एक बार फिर से उसको हम समझेंगे। सो देयर इज अ सरफेस, ये एक सरफेस है। दिस सरफेस इज हेल्ड नॉर्मली इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता है उसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो ये जो रेड कलर से जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस को नॉर्मली रखा है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये पेन जो है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सरफेस ऐसे है, सरफेस का एरिया वेक्टर भी सरफेस को नॉर्मल होता है, तो सरफेस का एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। या तो फिर मैं आपको एक दूसरे तरह से समझाता हूँ, वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा। सी, ये सरफेस है एंड ये आपको जो दो पेन दिख रही है, एक ब्लैक कलर की पेन और एक रेड कलर की पेन। तो ब्लैक कलर की जो पेन है दैट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ ए सरफेस। तो आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर की पेन इस बुक के सरफेस को नॉर्मल है। सो ब्लैक कलर की पेन क्या है, एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द सरफेस। जो रेड कलर की पेन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो आप देख सकते हो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस आर इन द सेम डायरेक्शन, या तो आप ये समझो कि व्हेन द सरफेस इज नॉर्मल टू फील्ड, व्हेन सरफेस इज नॉर्मल टू फील्ड, देन द फ्लक्स, स्टूडेंट फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। तो फ्लक्स इज गिवन एज E इंटू डी एस, ठीक है। डायरेक्टली आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है। व्हेन द सरफेस इज नॉर्मल टू फील्ड, फील्ड इस डायरेक्शन में है, सरफेस फील्ड को नॉर्मल है, तो उस सिचुएशन में फ्लक्स इज गिवन एज E इंटू डेल्टा एस। ओके, नाउ स्टूडेंट, ये फॉर्मूला किस तरह से आया ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो E है, दिस E इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वी नो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मेजर ऑफ number of electric field lines passing normally through a given region or the number of electric field lines in a given region. Yesterday we discussed that कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है that is proportional to the density of field lines. तो अगर किसी रीजन में डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स ज़्यादा है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो दिस कैपिटल E इज अ intensity of electric field, it is electric field and it is a measure of number of electric field lines in a given region. अब एक सिंपल सी बात है कि अगर गिवन रीजन का एरिया अगर लार्ज है तो फिर उस रीजन में से लाइंस भी ज़्यादा पास होगी। ओके, सो E और डेल्टा S का जो प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं फ्लक्स। सो फाई इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस। तो ये कब का फ्लक्स का फॉर्मूला है, जब कोई सरफेस फील्ड को नॉर्मल हो तो फ्लक्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, अब हम सेकंड सिचुएशन डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड सिचुएशन इज प्लेन सरफेस इज
kept inclined in uniform field. In this situation, electric field is uniform and surface is kept inclined, मतलब सरफेस जो है वो फील्ड को नॉर्मल नहीं है। तो यहां पर किस टाइप की सिचुएशन है देखते हैं। सिचुएशन कुछ इस टाइप की है। सरफेस इज लाइक दिस, ठीक है। सरफेस पहले ऐसी थी, अब सरफेस का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज इट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेक्टर ई। एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस is in this direction. This is vector delta S. I just explained you with the help of this book. You see, in the first case the surface was like this and now the surface is like this. Surface ऐसे है, इस तरह से। पहले surface ऐसे थी तो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में था, ये वेक्टर डेल्टा एस। अब सरफेस ऐसे है तो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखो ये सरफेस और ये एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज इट वॉज अर्लियर। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज थीटा, राइट। वी टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होगा डेल्टा एस कॉस थीटा। सो इन दिस सिचुएशन what is the electric field, sorry, what is the flux? So flux phi is equal to E delta S cos theta। हमने ये ही फॉर्मूला यूज किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा एस के प्लेस पर डेल्टा एस कॉस थीटा, राइट। वी हैव टू कंसिडर द कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। So we have a formula for flux phi is equal to E delta S cos theta. But again this E delta S cos theta is similar to AB cos theta. So हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, phi is equal to vector E dot vector delta S. So ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला है। फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस। स्टूडेंट इस फॉर्मूला को आप याद रखो, आगे इस फॉर्मूला का बहुत ही एक्सटेंसिव यूज है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता है तो फिर आगे आपको न्यूमेरिकल में छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आएगी और उसके वजह से आपको पूरा न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। सो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि अगर किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल रखा है, जैसा कि यहाँ पर है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला है E डेल्टा एस, राइट। ओके, अगर सरफेस फील्ड को इंक्लाइंड है, सरफेस फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइंड है, तो उस सिचुएशन में फ्लक्स का फॉर्मूला है वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल्टा एस। स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसके ऊपर से भी बन सकता है। कैसे? जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल कितना है, वेक्टर ई और वेक्टर डी एस के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप थीटा के प्लेस पर 0 रखो तो कॉस 0 आएगा और कॉस 0 1 होता है। सो दिस फॉर्मूला टर्न्स आउट इनटू दिस फॉर्मूला when we take theta is equal to 0. So you remember that formula. अब थर्ड सिचुएशन, प्लेन सरफेस kept parallel to uniform electric field. Plane surface kept parallel to field. Okay, let us understand this. Suppose
दिस इज द सरफेस, ये सरफेस है, ठीक है। सरफेस इज लाइक दिस, सो एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो सरफेस है, सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, वेक्टर डेल्टा एस, इट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोज इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, जैसे आगे के दो केस में था इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही है। आई एम जस्ट चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ द फ्लक्स लिंक विद दैट सरफेस इज चेंजिंग। तो आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में था, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में था, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, मैं सिर्फ सरफेस का ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर सरफेस को मैंने ऐसे रखा था, फिर सरफेस को मैंने इस तरह से रखा, और अब सरफेस को मैं ऐसे रख रहा हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर डेल्टा एस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सो वी यूज दिस फॉर्मूला। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, 0। सो फाई इज इक्वल टू 0। सो हियर नो फ्लक्स लिंक विद द सरफेस। स्टूडेंट रिमेंबर, whenever any surface is kept parallel to electric field, whenever any surface kept parallel to field, no flux link with the surface। मैथमेटिकली तो समझ में आता है कि चलो भाई मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा 90 होगा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो एंगल 90 है तो कॉस 90 0 होता है, ठीक है। तो फ्लक्स भी 0 है। बट मैं आपको दूसरा तरह से भी समझाता हूँ। मैंने आपको फ्लक्स का मीनिंग समझाया। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। तो यहाँ पर फील्ड लाइन तो सरफेस को नॉर्मल है ही नहीं, कोई भी फील्ड लाइन सरफेस के नॉर्मली पास ही नहीं हो रही है, कोई भी फील्ड लाइन सरफेस को नॉर्मली कट नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे कि सरफेस ऐसे है और फील्ड लाइन तो सरफेस के अलोंग है। आप देखो सरफेस के अलोंग है। आई होप कि आपको ये पेन दिख रही होगी। तो ये जो फील्ड लाइन है, ये पेन फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन इज पैरेलल टू द सरफेस, सो नो फ्लक्स इज लिंक। फ्लक्स कब लिंक करता है, कोई भी सरफेस के साथ फ्लक्स कब लिंक करता है, जब फील्ड लाइन उस सरफेस को कट करे। टच करने से फ्लक्स लिंक नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर इस सिचुएशन में कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं करेगा। जब फील्ड लाइन मतलब फील्ड सरफेस के पैरेलल होगा, कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं करेगा। तो यहां पर फ्लक्स विल बी 0। ओके, सो आई होप कि आपको ये 3 केसेस समझ में आए होंगे। मोस्टली ये 3 केसेस ही यूज होते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक 4th केस समझा रहा हूं जो आपको समझ में आना चाहिए, बट उसका कोई बहुत खास यूज नहीं है। तो 4th केस भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Fourth case is curved surface placed in non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फिर से वी टेक अ मैंगो, ये हमारा कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। दिस सरफेस इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वी डोंट शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दिस इज द कर्व्ड सरफेस kept in a non-uniform electric field. Okay, so how to determine the flux passing through this surface? What we do, student,
we divide the whole surface into many surface element. Divide given surface into many surface elements. इसको हम बहुत सारे छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे. ओके, वेक्टर डेल्टा S1 is the area vector of the first surface, vector delta S2 is the area vector of the second surface, and so on. Vector delta Sn is the area vector of the nth surface. इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो हर एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी. सो वेक्टर E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द फर्स्ट एलिमेंट, वेक्टर E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेकंड एलिमेंट, and similarly vector En is the electric field on the nth element. Is that clear? Okay, now here I show you one surface element. So on the curved surface I have considered one surface element. Suppose it is the first element. Vector delta S1 is the area vector of the first surface element. Vector E1 is the electric field over that first surface element, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा. तो phi 1 क्या है स्टूडेंट? phi 1 is a flux passing through this surface element. So now we know the formula for the flux, vector E1 dot delta S1. This is the flux passing through the first surface element. Similarly, we can find the flux passing through all surface elements. So phi 2 is equal to E2 dot delta S2. अगर हमने सरफेस को n एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, then phi n is equal to En dot delta Sn. We want to write the formula for total flux. तो टोटल फ्लक्स फाई. सो टोटल फ्लक्स कैसे हमको मिलेगा? ये जितने भी फ्लक्स है सभी का एडिशन कर दो. फ्लक्स तो स्केलर है ना. ओके, सो फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस अप टू फाई n. सो वी विल गेट द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस एंटायर सरफेस. सो दिस इज वेक्टर E1 डॉट डेल्टा S1, E2 dot delta S2, En dot delta Sn. Okay, so in general we can write, in short we can write summation Ei dot delta Si. Is that clear? Now here if we take limit delta S tends to 0, तो ये जो समेशन है दैट विल कन्वर्ट इनटू द इंटीग्रेशन. सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट डेल्टा S. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल सरफेस. राइट, स्मॉल एलिमेंट है तो यहाँ पर D आएगा. बट स्टूडेंट ये जो मैंने फोर्थ केस आपको समझाया, इस फोर्थ केस का न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक है, अगर कहीं पर यूज आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा. ठीक है, तो ये फ्लक्स है. अब मैं आपको फ्लक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो कि आपको डेफिनेटली काम में आएंगे. तो एक पॉइंट मैंने आपको जैसे समझा दिया था कि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो दैट यू कीप इन माइंड. नाउ वी राइट द यूनिट फॉर द फ्लक्स का यूनिट. तो फ्लक्स क्या है? बेसिकली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया. ठीक है, फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस. इट इज द फ्लक्स. तो फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. तो फ्लक्स का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ओके स्टूडेंट, फ्लक्स का एक और यूनिट होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ.
आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर, सो फ्लक्स का यूनिट होगा वोल्ट इंटू मीटर। तो आप ये दो यूनिट याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इंटू वोल्ट मीटर। ओके, यू नोट डाउन दिस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फ्लक्स ऑल्सो। ये भी बहुत काम का है और MCQ में ये आ सकता है कि फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो बहुत इजी है फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला डिटरमाइन करना। सो फ्लक्स इज व्हाट? फ्लक्स इज E डेल्टा S। अगर हमको फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए। अभी एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L2, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला यूजुअली हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप भूल जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन चार्ज। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। तो इसके ऊपर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फोर्स का M1 L1 T-2, चार्ज का A1 T1, सो दिस इज M1 L1 T-3 A-1। ठीक है, आप मेंटली मतलब इसको आप कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं मेंटली करता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने बोर्ड पर आपको करके बताया। सो M1 L1 T-3 A-1 और एरिया का होता है L2। सो व्हाट विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स? डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स इज M1 L3 T-3 A-1, राइट? सो ये है डायमेंशन फॉर्मूला फ्लक्स एंड फ्रॉम माई साइड I have explained you each and everything in the detail about the flux, right? So before I take the next video lecture, you understand all this thing. इसमें प्रिपेयर कैसे करना है, लिखना क्या है, वो मैं आपको नोट्स में आपको भेज दूंगा। वैसे मैंने आपको चैप्टर 1 की पूरी PDF फाइल भेजी हुई है, पर कहीं कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन के आंसर को इस तरह से नहीं, थोड़ा इस तरह से लिखना चाहिए। तो जहाँ पर भी मुझे ऐसा लगेगा मैं आपको अलग से उसके नोट्स भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।